बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। सेकंड ईयर के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट। इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था थर्मल एक्सपेंशन। हमने बात की थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, फिर हमने इसकी दो टाइप्स देखी, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और उनके कुछ फॉर्मूलों को हमने बनाया। तीन फॉर्मूले हमने लीनियर एक्सपेंशन के बनाए थे, और बिल्कुल उसी से ही मिलते जुलते तीन फॉर्मूले हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बनाए थे। जब हमने उनमें फॉर्मूले ड्राइव किए थे तो हमारे पास दो कांस्टेंट आए थे। एक कांस्टेंट था ये अल्फा और एक कांस्टेंट था बीटा। अल्फा को हमने नाम दिया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा को हमने नाम दिया था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है जी। ये दोनों क्या होते हैं, ये हर ऑब्जेक्ट की कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट होते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अल्फा होगा, अपना एक बीटा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लोहा है तो उस लोहे का अपना एक फिक्स अल्फा होगा, अपना एक फिक्स बीटा होगा। अब फिर वो लोहा अमेरिका का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, उस लोहे का अल्फा और बीटा सेम रहेगा अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये जो दो कांस्टेंट आते हैं, इन दो यानी एक ऑब्जेक्ट के ये जो दो कांस्टेंट होते हैं बीटा और अल्फा, इनके दरमियान भी ताल्लुक होता है। क्या ताल्लुक होता है जी? बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यानी जो बीटा होता है वो अल्फा का 3 गुना होता है। अगर अल्फा 1 है तो बीटा हो जाएगा 3, अगर अल्फा 2 है तो बीटा हो जाएगा 6, अगर अल्फा 3 है तो बीटा हो जाएगा 9। एक रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन द टू कांस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये बात सही है, क्या वाकई में बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर होता है या नहीं। इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा पहली बात, इट इज एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ये आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और अक्सर ये आपके पेपर में आता है। दूसरी बात, कभी कभार तो डायरेक्ट ये ऐसे आ जाता है जी, वेरीफाई बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। कभी कभार ये ऐसे आता है जी, वेरीफाई इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। ठीक है, बात एक ही है। देखें जी, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहता है अल्फा से, इसको आप दूसरी तरफ लेके गए, बीटा की तरफ लेके गए तो डिवाइड हो गया। तो बात वही है, डेरिवेशन आपको वही करनी है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बस आखिर में आपका रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। और बाज औकात ये पूरे डिस्क्राइब कर देते हैं कि शो दैट, यानी पूरा इंग्लिश के जुमले में लिख देंगे, शो दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी पूरा इंग्लिश के अंदर एक जुमला लिख देंगे, बात वही है, उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सो अब हमने ये बात एक ही है जी, तीन सवाल है, जवाब एक ही है। सो अब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, उसके लिए हम एक अच्छी सी सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज करें जी, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक मिनट, ठीक है जी, दैट इज अ क्यूब। ठीक है जी। अब क्यूब बनाने का मकसद ये है कि मुझे इसकी 3 लेंथ मिल जाएंगी, एक को मैं कहूंगा लेंथ, एक को मैं कहूंगा ब्रेथ, एक को मैं कहूंगा हाइट। ठीक है जी। तो सपोज करें ये जो है इसको हम कह देंगे लेंथ L1, ये जो है थिकनेस जो है इसको हम कह देंगे ब्रेथ यानी B1, और इसकी ये जो लंबाई है इसको हम कह देंगे H1। ठीक है जी, L1 B1 H1। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इंडिविजुअल लेंथ की बात करूं तो एक लेंथ कहलाएगी L1, दूसरी लेंथ कहलाएगी B1, तीसरी लेंथ कहलाएगी H1। और अगर इसकी वॉल्यूम को कहूंगा मैं, तो इसके वॉल्यूम को मैं कहूंगा V1। इसका टेम्परेचर इस वक्त है T1। अब सपोज करें जी आप इसको गर्म करते हैं, इसको आप हीट करते हैं। सो हम जानते हैं जी कि हीट करने से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा और इसकी तीनों किस्म की लेंथ बढ़ जाएंगी। गर्म करा है मैंने, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो तीनों किस्म की लेंथ बढ़ेंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों किस्म की बढ़ेंगी, जिसको हम कहेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। सो अब ये आपके पास कुछ थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा हमने इसको देखे साइज में थोड़ा सा इसको लेंथ बड़ा बना दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ चेंज हो गई है जी। सो इसकी लेंथ को अब हम लिखेंगे L2, दैट इज द फाइनल लेंथ।
इसका ब्रेथ भी चेंज हो गया है, तो इसको हम लिखेंगे B2, दैट इज द फाइनल ब्रेथ। इसकी हाइट भी चेंज हो गई है, इसकी हाइट को हम लिखेंगे H2, दैट इज द फाइनल हाइट। वॉल्यूम के एतबार से चेंज करेंगे, वॉल्यूम के एतबार से बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, और अब इसके फाइनल वॉल्यूम को आप कहोगे V2। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, अब इसका टेम्परेचर है T। सो आपके पास एक ट्यूब था, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट थी और वॉल्यूम था, उसका अपना टेम्परेचर था T1, आपने उसको किया गर्म, टेम्परेचर बढ़कर अब उसका टेम्परेचर हो गया T2। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर V2 हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब हुआ उसकी तीनों किस्म की लेंथ बढ़ गई, और इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो L2, B2 और H2 हो गई। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जो है यहाँ पर इंडिविजुअल लेंथ को निकालेंगे, पूरे वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, हम अलग अलग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, इस फाइनल लेंथ को निकालेंगे, ये L2, B2 और H2। आपने लीनियर एक्सपेंशन के अंदर फाइनल लेंथ निकालने का फॉर्मूला बनाया था। फाइनल लेंथ जिसको आप L2 कहते हो, इसका फॉर्मूला आपने क्या बनाया था जी, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपने बनाया था टू कैलकुलेट द फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला बनाया था। सो अब हम ये H2, L2 और इस B2 को निकालते हैं। ठीक है, तो L2 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, L2 हो जाएगा हमारे पास L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये तो आ गई हमारे पास L2। अब इसी तरीके से मैं B2 निकालता हूँ, यानी कि ब्रेथ, फाइनल ब्रेथ क्या हो गई, तो ये L1 के बजाय यहाँ आ जाएगा B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली अब मैं H2 निकालूंगा, यानी इसकी फाइनल हाइट क्या हो गई, तो फॉर्मूला वही रखा जाएगा, बस अब लेंथ के बजाय हाइट बोलेंगे हम, तो ये हो जाएगा H2 इज इक्वल टू H1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये तीन आपने फाइनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल ली। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास है L2, B2 और H2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ये हमने तीनों का लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, इक्वल का साइन। अब जब हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले L1, B1 और H1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे हम L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1, और फिर इन तीनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों ब्रैकेट्स को आप देखेंगे तो ये तीनों ब्रैकेट्स सिमिलर है। हम जानते हैं कि जब सिमिलर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन तीनों की पावर ऐड कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा जी, इनकी पावर हो जाएगी क्यूब, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और पावर बन गई क्यूब, 3 पावर। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने तीनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास क्या शक्ल आ गई जी, L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2 इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होल पावर 3 है। अब हम जानते हैं जी कि अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करें ब्रेथ से और फिर मल्टीप्लाई करें हाइट से, यानी तीनों लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कहलाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ L2, B2, H2 हो रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम V2। इसी तरह इधर देखें जी, L1, B1, H1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा जी वॉल्यूम 1। ठीक है जी, तो आपने लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम बनाया। बस यहाँ पे चूंकि L2 2 का मतलब क्या है, फाइनल की बात हो रही है तो हमने फाइनल वॉल्यूम रखा, या इनिशियल की बात हो रही है तो हमने इनिशियल वॉल्यूम रखा। ठीक है, तो ये V1 करेंगे तो इसको ये सारे 1 हो जाएंगे, और V2 करेंगे तो ये हो जाएगा L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ठीक है जी, तो ये हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट को खत्म करके वॉल्यूम लिख दिया।
और अब आप ब्रैकेट लिख दें जी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अब हमने इस ब्रैकेट की पावर को निकालना है, इस इक्वेशन को नोट कर लें, और अब हमने इस ब्रैकेट की पावर को सॉल्व करना है। ये यहाँ करते हैं जी, जरा यहाँ पर करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इस पावर को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास लिखा हुआ है जी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अब इस 1 को, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप माने ए, और ये जो अल्फा डेल्टा टी लिखा हुआ है इसको आप माने बी। 1 को आप कंसीडर करें कि ये ए है, अल्फा डेल्टा टी को आप कंसीडर करें कि ये बी है। सो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी होल क्यूब, और यहाँ पर अलजबरा का एक फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी होल क्यूब। ये फॉर्मूले के मुताबिक बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये आपने फॉर्मूला मैट्रिक में पढ़ा होगा। सो अब हमने इस फॉर्मूले को लगाना है इस ब्रैकेट पर, a प्लस बी होल क्यूब है, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ये बनेगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। बस फर्क क्या है, ए की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमने ए 1 को कहा हुआ है, और बी की जगह हम लिखेंगे अल्फा डेल्टा टी क्योंकि हमने बी को अल्फा डेल्टा टी कहा हुआ है। सो अब आपने फॉर्मूले का ये साइड बनाना है जी नीचे। सो बनाते हैं जी, ए क्यूब यहाँ आएगा ए क्यूब प्लस 3 यहाँ आएगा ए, उसका स्क्वायर करना होगा, और यहाँ आएगा बी, तो ये हो गया 3a² बी प्लस 3 यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस यह आ गया बी क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले का स्केलेटन बना दिया है। अब बस मुझे ए की जगह जो है 1 रखना है, और बी की जगह जो है वो ये रखना है जी, अल्फा डेल्टा टी। सो अब हम यहाँ पर ए की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पर ए है तो 1 आ गया, यहाँ बी है तो अल्फा डेल्टा टी आ गया, यहाँ पर ए है तो 1 आ गया, यहाँ पर बी है तो अल्फा डेल्टा टी आ गया, और यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी आ गया। अल्फा तो लिखा ही नहीं, ये आ गया। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जी। ए, ये जो ब्रैकेट है ये मेरे पास बनता है जी ए प्लस बी होल क्यूब। मैंने फॉर्मूला लगा के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, देखें जी, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया 3a² बी, ये हो गया 3ab², ये हो गया बी क्यूब। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं जी। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, जबकि ये स्क्वायर आप इस अल्फा और डेल्टा टी दोनों को दे दें, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर। और अब ये क्यूब आपने दोनों को देना है, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब। तो ये अब मैंने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके थोड़ा सा सिंपल कर दिया। अब आते हैं जी थोड़ी लॉजिक की तरफ। ये जो अल्फा की वैल्यूज होती हैं, आपके पास बुक में इसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये इंतहाई छोटी होती है, यानी ऐसी होंगी जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 -6, ऐसी होती है ये अल्फा की वैल्यू। अगर आप इस अल्फा का स्क्वायर करें, अल्फा का स्क्वायर करें तो ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 10 की पावर -12, और ज्यादा छोटी। सो अल्फा का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो रही है। देख ले जी, अल्फा का स्क्वायर किया, अल्फा क्या था 10 की पावर -6, स्क्वायर किया तो कितना हो गया 10 की पावर -12, और छोटा हो गया। सो अल्फा ऐसा टर्म होता है जो इंतहाई छोटा होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं या इसका मैं क्यूब करूं और ज्यादा छोटा हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होगा 10 की पावर -12 की वैल्यू बनती है, क्यूब का मतलब होगा 10 की पावर -18 की वैल्यू बनती है। तो ये इतना छोटा हो गया कि आप इसको इग्नोर कर दें, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज हैं, प्लस हो रही हैं जी, तो इनको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास क्या बना जी, ये बना हमारे पास 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, ये बना। सो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। सो अब हमारे पास हो गया जी V2 = V1, और इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, क्या आंसर आया 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, सो वो आसान है जी, आपने इस ब्रैकेट पे क्यूब का फॉर्मूला लगाया,
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बनाया। फिर आपने देखा कि ये जो टर्म है कि दो टर्म्स जो है इनमें अल्फा जो है वो पावरों में चला गया है जी, और ज्यादा छोटा हो गया, लिहाजा इन दोनों को आपने इग्नोर कर दिया। तो बस आपके पास यही बचा जी 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। अब आप इस V1 के जरिए इस ब्रैकेट को खोलें, ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू, पहले V1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा V1 प्लस, अब V1 को आपने इस 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। ठीक है जी, आपने ये ब्रैकेट खोल दी, V1 से आपने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो V1, 3 अल्फा डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इनके साथ आपने V1 को लिख दिया। अब इस V1 को आपने इस तरफ लेकर जाना है, प्लस का है ये, इस तरफ V2 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी V2 माइनस V1, और इस तरफ आपके पास राइट साइड पे क्या बचेगा, 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। ठीक है, अब आपने क्या किया, V1 को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस प्लस का था माइनस हो गया, V2 माइनस V1। अच्छा, अब हम जानते हैं T2 माइनस T1 डेल्टा टी के बराबर होता है, L2 माइनस L1 डेल्टा L के बराबर होता है। सिमिलरली ये जो V2 माइनस V1 है ये बराबर होगा डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम के। तो आपने V2 माइनस V1 की जगह लिखा डेल्टा V, और इधर आ गया 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। अब ये जो आपके पास V1 है और डेल्टा T है, इसको आप इस तरफ लेकर जाए, मल्टीप्लाई में है, देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 3 अल्फा के साथ, जब डेल्टा V के पास जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो ये हो जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा T, और इस तरह आपके पास क्या बचा, 3 अल्फा। ठीक है जी, आपके पास V1 और डेल्टा T मल्टीप्लाई में था, आप जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है जी डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा T, ये सब आपको याद होगा, कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था, ये बीटा के बराबर होता है। तो रिप्लेस करें जी, इस फ्रैक्शन की जगह आप लिखते हैं बीटा, तो देख लें जी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बना दीजिए, हमने इसको वेरीफाई कर दिया इक्वेशन को कि हाँ वाकई में बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर है। और अगर आपसे वो वाला पूछा जाता है कि जी 1/3 अल्फा, वो वाला, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर एक लाइन और बढ़ाओगे जी कि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा के बाद जब वो जाके डिवाइड होगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, तो ये आप यहाँ पे स्ट्रोक देंगे अगर आपको वो दूसरा टर्म लिखा है। सो ये हो गया जी, हमारे पास दोनों जो कांस्टेंट आते हैं, कोफिशिएंट्स जो आ रहे थे, एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है कि बीटा जो है वो बराबर है 3 अल्फा के, हमने उसको वेरीफाई कर दिया कि वाकई में बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर है। सो आसान सी डेरिवेशन है जी, आपने एक क्यूब लिया, उसको आपने हीट किया, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हो गई। सबसे पहले आपने क्या किया, फाइनल लेंथ फाइनल ब्रेथ फाइनल हाइट की 3 इक्वेशंस बनाई, फिर आपने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए, राइट साइड में आपने लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट की क्यूब पावर बना दी। लेंथ ब्रेथ हाइट इसको आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें जी V2 इक्वल्स टू V1, और इस क्यूब को आपने सॉल्व किया, एक फॉर्मूले से सॉल्व होता है जी, a प्लस बी होल क्यूब एंड इट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो टर्म्स के अंदर, ये देखें जी, ये दो टर्म्स के अंदर आपको जो है वो एक इस टर्म के अंदर और एक इस टर्म के अंदर आपको अल्फा जो है वो और ज्यादा छोटा हुआ नजर आया, लिहाजा आपने इसको इग्नोर कर दिया। सो ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आया था 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। फिर आपने V1 से मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट खोली, 3 अल्फा को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको दूसरी तरफ लेकर जानी है। तो पहले आप V1 लेके गए, ये हो गया V2 माइनस V1, आपने इसको डेल्टा V कहा, फिर आपने जो है वो V1 और डेल्टा टी उस तरफ लेके गए तो ये फ्रैक्शन बन गया, आपने इसको बीटा कह दिया, ये वेरीफाई हो गई। ठीक है जी, इजी डेरिवेशन थी जी। सो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा कि जो है लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, फिर हमने दोनों टाइप के जो एक्सपेंशन होते हैं उसके 3 फॉर्मूले बनाए,
और भी जो दोनों कांस्टेंट थे उनके दरमियान भी हमने एक रिलेशन बना लिया, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस लॉस। गैस लॉस को हमने पढ़ना है जी, जरा सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। गैस लॉस क्या होते हैं? पहली बात है, ये गैस लॉस ऐसा टॉपिक होता है जो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। आप बार बार इसको कभी फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, कभी आप इसको केमिस्ट्री में करते हैं। तो याद होगा आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको पढ़ा होगा, गैस लॉ को, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये वो है। फिर आपने एक जनरल गैस इक्वेशन बनाई थी। तो बस फर्क ये है कि ये आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा था, अब ये आप जो है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो गैस लॉस होते क्या है? देखिए, हमारे पास जो गैसेस होती हैं, गैसेस तो खैर छोड़ें, चलें गैसेस की बात करते हैं, क्योंकि गैस के लॉज है तो हम सिर्फ गैसेस पर ही रहेंगे। हमारे पास गैस के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है वी यानी कि वॉल्यूम, एक होता है पी यानी कि उसमें प्रेशर, और एक होता है टी यानी कि उसका टेम्परेचर। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि वो जो है उस गैस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, यानी अगर आपने उस ऑब्जेक्ट, उस गैस को एक कंटेनर में रखा हुआ है तो उस गैस ने उस कंटेनर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, उसको आप कहे हुए वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है जी? आपको अभी हम अगले टॉपिक में बताएंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और आप उसमें देखेंगे कि आपके जो गैस होती है ये मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, और ये मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर से टकराते हैं। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपके पास एक बीकर है और आपने इसमें गैस रखी हुई है, तो अभी इसने जितनी स्पेस घेरी हुई है ये इसका हो गया वॉल्यूम। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये बकायदा मोशन के अंदर होते हैं। मोशन के दौरान ये कंटेनर से टकराते हैं और ऐसे टकरा देते हैं, ये ऐसे टकराया, ये ऐसे टकराया। तो अब जब ये कुलिजन होता है इनका कंटेनर की वॉल से, जब ये कुलिजन होगा तो ये आपके कंटेनर की वॉल पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। जाहिर बात है, जब कुलिजन होता है तो फोर्स अप्लाई होती है। सो जब ये मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, इट विल अप्लाई फोर्स टू द कंटेनर, ये आपके कंटेनर पे फोर्स अप्लाई करेंगे। आप उस फोर्स को यूनिट एरिया पर निकाल लें तो ये कहलाएगा प्रेशर, यानी जो फोर्स आपकी टोटल कंटेनर पर आ रही है आप उसको यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें। एरिया से डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। इसको आप कहते हो प्रेशर ऑफ द गैस। सो प्रेशर ऑफ द गैस से मुराद होती है कि आपके कंटेनर का साइज जितना भी बड़ा हो, उसका जो यूनिट एरिया होता है, यूनिट एरिया का मतलब हो गया वन एरिया, उसका जो यूनिट एरिया होता है उस यूनिट एरिया पे मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है, इसको आप कहते हो प्रेशर। जबकि टेम्परेचर तो आपने इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा है, या आपकी जो आपकी गैस है इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज इंटरनल एनर्जी, आपके मॉलिक्यूल्स की एवरेज इंटरनल एनर्जी जो है ये इस गैस का टेम्परेचर कहलाएगी। सो ये गैस की में, एक गैस में ये 3 बड़ी अहम तरीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक में होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट, एक गैस के वॉल्यूम के अंदर छेड़छाड़ करें, उसके वॉल्यूम को तब्दील करें, तो उस गैस का प्रेशर भी तब्दील हो जाएगा, टेम्परेचर भी तब्दील हो जाएगा। इट मीन्स कि वॉल्यूम से दोनों चीजें कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें भी फर्क आएगा। सो एक गैस की ये 3 बड़ी जर्नल सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और ये तीनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। अगर आप एक को तब्दील करेंगे बाकी 2 में फर्क पड़ेगा। अब क्या होता है जी, उसके बाद कुछ मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते हैं जो इन गैसेस की 2 चीजों के दरमियान, यानी कि वॉल्यूम प्रेशर हो जाएगा, इसी तरह जो है वॉल्यूम टेम्परेचर, इन 2 चीजों के दरमियान उन्होंने रिलेशनशिप को स्टडी किया, चेक किया कि जी किन दो चीजों के दरमियान, यानी प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान क्या ताल्लुक है जी, ये डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। सो यहाँ बनते हैं आपके फिर कुछ लॉज जिनको आप कहते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉज क्या है जी? कुछ लॉज है, कुछ लॉज हैं जो आपकी गैस की 3 मेजर प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान लिंक बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई होती है, डायरेक्टली होती है या प्रोपोर्शनल होती है। तो उन लॉज को हम कहते हैं गैस लॉज। इनमें जो गैस लॉज में जो पहला आता है जी उसको हम कहते हैं बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बोयल, उन्होंने इस लॉ को पेश किया था। उन्होंने इस लॉ के अंदर गैस की 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, वॉल्यूम और प्रेशर, और जो तीसरी प्रॉपर्टी टेम्परेचर उसको कर दिया था कांस्टेंट,
ताकि उसका इफेक्ट ना आए। आपको बताया ना, तीनों पे लिंक करती है। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करें प्रेशर में फर्क आएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर में चेंज करें तो वो फर्क जो है वो डिस्टर्ब भी होगा, उस फर्क में फर्क आएगा। तो उसने क्या किया, उसने वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी करने के लिए उसने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब टेम्परेचर फिक्स है जी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा अगर हम वॉल्यूम में तब्दीली करेंगे तो सिर्फ प्रेशर ही चेंज होगा। सो इसने क्या किया, गैस के टेम्परेचर को किया फिक्स, ताकि अब टेम्परेचर फिक्स हो जाए। अब अगर आप गैस के वॉल्यूम में फर्क डालोगे तो प्रेशर में फर्क आएगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या ताल्लुक है। सो ये बॉयल्स लॉ बनेगा आपका। बॉयल्स लॉ क्या है जी, कि आपके पास जो गैस का, यहाँ लिखूंगा मैं नीचे, आपके पास जो गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करें। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करेंगे तो फिर तो फर्क आ जाएगा, फिर टेम्परेचर जो है वो भी अपना हिस्सा डालेगा और इस फर्क में डिस्टर्बेंस कर देगा। सो बॉयल्स लॉ क्या है कि अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो अब उसकी दो प्रॉपर्टीज बची, एक प्रेशर एक वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि उल्टा, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अगर मैं डिमोन्स्ट्रेट करूं तो ये हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर मैंने ये एक पिस्टन लगाया हुआ जिसमें से मैं फोर्स अप्लाई करके गैस पे प्रेशर दूंगा और ये हमारे पास अंदर गैस भरी हुई है। अभी इस गैस का वॉल्यूम देखें जी कितना है, ये आ रहा है जी कुछ V1 के करीब, और हमारे पास पिस्टन पे प्रेशर है P1। अब मैं पिस्टन को दबाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ पिस्टन पे, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पिस्टन हमारा जो है वो दब जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो मैंने फोर्स लगाई है जी, और फोर्स से हमें पता है जी फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो मैंने यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, प्रेशर मैंने क्या करा, इंक्रीज करा। देखें वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। आप पिस्टन पे फोर्स लगाओगे, फोर्स बढ़ाओगे, इसका मतलब होगा कि आपने प्रेशर को किया है इंक्रीज। तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है जी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। इंजेक्शन के अंदर गैस नहीं होती है, लिक्विड होता है, लेकिन आप देखें, आप जब आप पिस्टन दबाते हैं इंजेक्शन का तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके इंजेक्शन के अंदर में हवा भर दूं तो जब आप जो है वो पिस्टन दबाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो वॉल्यूम जो है वो जो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि v, इस कांस्टेंट को हम हटाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के कांस्टेंट। कांस्टेंट के लेते हैं जी हम, डिवाइडेड बाय पी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी जो है वो बराबर होता है एक कांस्टेंट के। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की पहली इक्वेशन है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू आती है। तो बॉयल्स लॉ क्या है कि अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो फिर उस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रेशर, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो ये इसकी स्टेटमेंट थी। फिर हमने इसमें से ये फॉर्मूला बना लिया, प्रेशर वॉल्यूम बराबर होता है के। अब आपके पास एक गैस है तो उसका ये गैस का जो के होगा वो फिक्स होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब अगर उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम था P1, उसका इनिशियल वॉल्यूम था V1, तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये उसी कांस्टेंट के बराबर होगा। और अगर उसका आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो अब उसका फाइनल प्रेशर हो जाएगा P2 और उसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V2। अब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, अब भी ये कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि एक गैस के प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो फिक्स होता है, के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। सो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बॉयल लॉ की दूसरी इक्वेशन है। सो दो इक्वेशन है आपके पास बॉयल्स लॉ की, एक क्या है कि प्रेशर वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, और दूसरा क्या है जी इक्वेशन कि अगर आप एक गैस के प्रेशर वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स वैल्यू आएगी। अगर आप उसके इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें बराबर होगा उसके फाइनल प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लाई से, क्योंकि हर बार वो के बराबर होगा, हर बार वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसलिए जो है हम जब भी एक गैस के प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फिक्स वैल्यू आती है। ये दूसरी इक्वेशन होती है बॉयल्स लॉ।
अगर हम ग्राफिकली बात करें, ग्राफिकली अगर हम बात करें ये, सो ये आपके पास है जी वॉल्यूम यहाँ पर, और यहाँ पर है प्रेशर। सो अगर आप प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए जी, आप प्रेशर को ऐसे लेके जा रहे हैं, यानी आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। ग्राफ के मुताबिक इस पॉइंट को देखो आप, यहाँ प्रेशर ज्यादा है और कम है, यहाँ प्रेशर आप देखें जी आगे हो गया है ग्राफ, इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा। लेकिन वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ ग्राफ अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के बराबर बनाते हैं तो उससे साबित होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमेशा ऐसा कर्व नुमा ग्राफ बनता है, इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला, आपको याद होगा इसको हम कहते हैं पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होता ये पैराबोला, उल्टा कर लें आप इसको यूं तो ये हाइपरबोला हो जाता है। तो जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा हाइपरबोला बनता है, जिससे यही साबित होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया हमारे पास गैस लॉ का पहला लॉ, बोयल्स लॉ कहते हैं जी, रॉबर्ट बोयल का ये लॉ है। इस लॉ के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करें, ये शर्त है, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो इक्वेशन हमने इससे बनाई, पहली प्रेशर वॉल्यूम जो है वो हमेशा के बराबर होता है, और दूसरा कि प्रेशर वॉल्यूम आप शुरू में निकालें या बाद में निकालें, एक ही जैसा होता है। हमने इसका ग्राफ देखा तो एक हाइपरबोला ग्राफ बनता है, जिससे साबित होता है कि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो बाकी के लॉज हैं उनकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।